ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे थे एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 की कर लेते हैं। सब देखो, वर्ल्ड वॉर 1 में हमने देखा था कि 2 पावर थी। एक जिसे हमने कहा था मित्र राष्ट्र या अलाइड नेशन, और दूसरा था एक्सियल पावर, है ना। अगर मैं कहूँ अलाइड नेशन में कौन कौन था? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और जापान। ये सारे के सारे मित्र राष्ट्र में थे। और वहीं पर अगर मैं एक्सियल पावर की बात करूं, एक्सियल पावर या एक्सियल नेशन, तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी। ठीक है, ये 4 जो कंट्रीज थी वो किसमें थी? एक्सियल पावर में। एक्सियल पावर में कौन कौन सी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ये चारों एक में थी। और वहीं हम यूएसए की बात कर लें, यूके की बात कर लें, यूके की, रशिया की बात कर लें, जापान की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, तो ये सब किसमें थे? अलाइड नेशंस में। ठीक है, फिर हमने देखा कि किस तरीके से जर्मनी ने अटैक कर दिया था किस पर? रशिया पर। तो रशिया ने अटैक कर दिया था ऑस्ट्रिया पर। फिर जर्मनी ने अटैक कर दिया था फ्रांस पर। फ्रांस को बचाने आया था यूके, और फ्रांस को बचाने के लिए यूके ने अटैक कर दिया जर्मनी पर। फिर जर्मनी ने इटली से कहा कि यूके पर अटैक करो, तो यूके ने इटली के साथ समझौता कर लिया और बहुत सारे वादे किए कि मुझ पर अटैक मत करो, हम लोग तुमको क्या देंगे? जमीन देंगे। इटली ने अटैक नहीं किया। उसने टर्की में जो मुसलमान थे, जो भी ओटोमन एम्पायर था, उनसे कहा कि भैया तुम लोग हमारा साथ दो, हम जो है टर्की का विभाजन नहीं होने देंगे। क्योंकि जब ओटोमन एम्पायर इन सबको मारते मारते, जब हम लोग पुनर्जागरण कर रहे थे रेनेसांस, तो उसने देखा था कि ओटोमन एम्पायर, यहाँ का जो एम्पायर था, पूरी तरीके से उसको कब्जा लिया था, है ना। और फिर बाद में जब यहाँ पर रेनेसांस हुआ, पुनर्जागरण हुआ, लोगों ने हथियारों का इन्वेंशन किया, तो इन लोगों ने मारते मारते ओटोमन एम्पायर को फिर से ढकेल दिया था। तो ओटोमन एम्पायर को ये लग रहा था कि अगर ये लोग ताकतवर हो जाएंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो हम फिर से जो कि पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और इसी का फायदा उठा करके यूके ने इनसे कहा था कि तुम लोग हमारा साथ दो और हम लोग क्या करेंगे? टर्की का डिवीजन नहीं होने देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जर्मनी की जो गलती हो जाती है क्या, कि जर्मनी की जो नेवी रहती है, मतलब कि सबमरीन्स, जिसे हम लोग यू बोट्स कहते थे, ये लोगों ने क्या कर दिया? किसके शिप को उड़ा दिया? यूएसए के। और यूएसए के शिप को जैसे ही उड़ाया, यूएसए किसमें शामिल हो जाता है? वर्ल्ड वॉर 1 में। अच्छा, कहेगा कि वर्ल्ड वॉर 1 की सबसे जो तात्कालिक कारण या इमीडिएट रीजन क्या था होने का? तो इमीडिएट रीजन था कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड थे, उनकी हत्या कहाँ कर दी गई थी? साराजेवो में। ठीक है, साराजेवो में उनकी हत्या कर दी गई थी। साराजेवो में उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुका था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू। और जैसे ही यूएसए इस वर्ल्ड वॉर 1 में एंट्री मारता है, भारी बम्बार्डमेंट करता है जर्मनी के ऊपर, और जर्मनी पूरी तरीके से विध्वंस हो जाता है। उसके बाद जर्मनी सरेंडर कर देता है और एक ट्रीटी के तहत वर्ल्ड वॉर 1 1918 में जाके खत्म होती है, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साय। है ना। हमने ये सब सारा का सारा देखा था। और इस ट्रीटी ऑफ वर्साय में हमने देखा कि इटली जो था, इटली को कोई फायदा नहीं हुआ इस चीटिंग, मतलब कि जो यूके था, यूके ने कोई जमीन नहीं दिया, तो इटली वैसे ही गुस्से में था। ठीक है, फिर उन लोगों ने कहा था कि हम टर्की का डिवीजन नहीं करेंगे, लेकिन टर्की का डिवीजन कर दिया गया। यहाँ के जो आखिरी ये थे, मतलब कि यहाँ पहले क्या चलता था, ये खलीफा का पोस्ट चलता था, खलीफा। ठीक है, तो आखिरी जो खलीफा थे वो थे मुस्तफा कमाल पाशा। ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है, ये कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा।
मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा का खलीफा का पोस्ट छीन लिया गया, खलीफा का पोस्ट छीन लिया गया। अब ये जो टर्की का एरिया था, इस पर कुछ एरिया यूएसए का कब्जा हो गया, कुछ ब्रिटेन का कब्जा हो गया, कुछ फ्रांस का कब्जा हो गया, यानी टर्की का डिवीजन कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरे देश में अलग अलग जगह पर जहां पर भी मुसलमान थे वहां पर क्या चालू हो गया था, खिलाफत मूवमेंट। जैसे इंडिया में खिलाफत मूवमेंट चालू हो चुका था, तो उसी खिलाफत मूवमेंट को देखते हुए फिर ब्रिटेन ने बाद में इस टर्की के डिवीजन को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, और लेकिन कहा कि अब यहाँ पर खलीफा का पोस्ट नहीं रहेगा। मुस्तफा कमाल पाशा को टर्की का पहला प्रेसिडेंट बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, तो टर्की का पहला प्रेसिडेंट कौन बन गया? मुस्तफा कमाल पाशा। इसलिए मुस्तफा कमाल पाशा को आता तुर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आता तुर्क। आता तुर्क का इंग्लिश में मतलब होता है फादर ऑफ टर्क। क्या कहते हैं? फादर ऑफ टर्क, फादर ऑफ टर्क। इन्हें कहा गया कि देखो आपको तो हम प्रेसिडेंट, मतलब कि आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो अब आप रिलीजियस जो एजुकेशन होता है उस पर ध्यान न दे करके मॉडर्न एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो उन्होंने स्कूल कॉलेजेस को बनवाया, जो मदरसे थे कई मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करवाया। समझ में आया? हाँ, तो इसके तहत दो चीजें याद रखना कि टर्की का पहला जो प्रेसिडेंट था वो कौन बना? मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आता तुर्क किसे कहा जाता है? आता तुर्क किसे कहा जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को। आता तुर्क का मतलब क्या होता है? तो फादर ऑफ टर्क, फादर ऑफ टर्क, फादर ऑफ टर्क। समझ में आया? ओके, अब देखो जैसे ही ये मुस्तफा कमाल पाशा ने ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम लोग रिलीजियस एजुकेशन को ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, मॉडर्न एजुकेशन पे ज्यादा एम्फेसिस करेंगे, तो मुस्लिम समाज में कुछ तबका जो था, कुछ कम्युनिटी उनके खिलाफ हो गया। कि क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि अगर रिलीजन को लेकर के हम कुछ कहते हैं, कोई इंसान कुछ बात करता है तो बहुत सारी बुराइयां होती है, लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो सेम यही चीज होता है मुस्तफा कमाल पाशा के साथ, उसका भी लोग विरोध करने लगते हैं। ठीक है, इतना टर्की का जो सिस्टम समझ में आ गया। पहले अंग्रेजों ने क्या किया था? टर्की का डिवीजन किया, लेकिन बाद में प्रोटेस्ट के चलते हुए टर्की का डिवीजन रद्द कर दिया गया। वहां के जो खलीफा थे, लास्ट खलीफा कहेगा कौन? तो मुस्तफा कमाल पाशा। पहले प्रेसिडेंट कौन? मुस्तफा कमाल पाशा। फादर ऑफ टर्क कौन? मुस्तफा कमाल पाशा। फादर ऑफ टर्क को टर्की में क्या कहते हैं? आता तुर्क, आता तुर्क, आता तुर्क। इतना समझ में आया? ओके, अब देखो यहाँ पर, अब वहाँ इटली वो वाला चीज, टर्की वाला मैंने पूरा निपटा दिया। टर्की का भूल जाओ अभी। अब देखो, अब यहाँ जब वर्साई की ट्रीटी हुई थी, तो वर्साई की ट्रीटी में सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ? जर्मनी को। ठीक है, सबसे ज्यादा लॉस जर्मनी को हुआ। और दूसरा दूसरा धोखा किसके साथ हो गया? इटली के साथ। तो इटली भी जो है यूके से बदला लेना चाहता है, और जर्मनी भी यूके से बदला लेना चाहता है। दोनों ही बदले की आग में जल रहे थे, रिवेंज दोनों ही लेना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अभी भी क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है 1918 में, तो ऐसा तो है नहीं तुरंत ही फिर दूसरा युद्ध चालू हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अब इसके लिए धीरे 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 माहौल बनेगा। अब देखो, जो जर्मनी में ना जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हिटलर था, हिटलर घायल हो गया था। ठीक है, हिटलर घायल हो गया था, जो हिटलर था ये घायल हो गया था। जब घायल हुआ था तो ना ये एक जूस के यहाँ, जो यहूदी होते हैं, उनके घर में छुपा हुआ था, और उनसे कहा कि बताना मत ब्रिटेन के सैनिकों को कि मैं यहाँ छुपा हूँ। लेकिन वो बेहोश हो गया, मतलब घाव वाव लगा था, बेहोश हो गया। तो वो जो यहूदी थे उन लोगों ने बता दिया ब्रिटेन के सैनिकों को कि यहीं पर ये क्या बोलते हैं, ये हिटलर छुपा हुआ है, हिटलर छुपा हुआ है। अब जर्मनी के जो इंग्लैंड के जो सैनिक थे वो लोग आए और हिटलर को पकड़ के लेकर गए, उसको बहुत घूटे, बहुत मारे। ठीक है, जब ये सब चीजें उसको टॉर्चर कर रहे थे ना, तब से ही हिटलर यहूदियों से नफरत करने लगा था। क्या करने लगा था? नफरत करने लगा था, और उसने ठान लिया था कि मैं पूरी जर्मनी से यहूदियों का सफाया कर दूंगा। ठीक है,
जब इसको जेल में रखा गया तो हिटलर ने जेल में ही अपनी एक किताब लिखी, मीन कैम्प, मीन कैम्प, लिखता हूँ मीन कैम्प, ठीक है, MEIN, वो जर्मनी में उसकी स्पेलिंग कुछ मीन कैम्प था, CAMPH, मीन कैम्प। अगर कहेगा कि जब हिटलर को जेल में रखा गया था तो हिटलर ने अपनी कौन सी किताब लिखी थी, मीन कैम्प, ठीक है, मीन कैम्प, मीन कैम्प, इतना क्लियर है, ठीक है। तो उसने लिखा मीन कैम्प, KAMPF, मीन कैम्प। मीन कैम्प का मतलब हिंदी में होता है मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष। तो पूछता है कई बार मीन कैम्प नामक बुक है वो किसकी है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, हिटलर की, हिटलर की, हिटलर की, इतना क्लियर हुआ, ओके। बताओ टर्की में पहले जो प्रेसिडेंट बने किसे बनाया गया, मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा। आतातुर्क किसे कहा जाता है, मुस्तफा कमाल। आतातुर्क का मतलब क्या होता है, फादर ऑफ तुर्क। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हुआ था किस ट्रीटी के तहत, वर्साई की ट्रीटी के तहत। सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ था और धोखा किसको मिला, इटली। अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा इटली के बारे में। जब इटली को धोखा मिला तो इटली में एक शहर था मिलान, ठीक है, मिलान। मिलान में एक इंसान जो उभर कर आता है उसका नाम था बेनिटो मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी, नाम याद रखना, बेनिटो मुसोलिनी। इसने एक, जैसे कम्युनिस्ट के बारे में मैंने बताया था कि लोगों की विचारधारा थी कम्युनिस्ट विचारधारा, वैसे ही इसने फांसीवाद की विचारधारा को जन्म दिया, फांसीवाद। इसमें लोगों को फांसी नहीं देते थे, इंग्लिश में कहते हैं फैसिज्म, फैसिज्म, ठीक है, इसका वो दिया फांसीवाद, फैसिज्म, ठीक है, फैसिज्म। अब फैसिज्म में क्या होता है कि लोग राष्ट्रवाद को ज्यादा महत्व देते हैं, मतलब कि देश के लिए लड़ मरना, यही इनकी एक मोटो होता है। उसके बाद फैसिज्म में लोग ना जाति की उच्चता पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब कि जो हायर कास्ट का होगा, मतलब कास्टिज्म इसमें बहुत चलता है फांसीवाद में, समझ में आ रहा है। फैसिज्म में दो चीजें याद रखना कि लोग किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, एक तो नेशन को, राष्ट्र को, ठीक है, राष्ट्र को, जो पुरानी कल्चर चलती आ रही होगी उसी को बढ़ावा देंगे। जैसे कि अगर हम भारत में कहें कि भारत में तो अशोक के समय में या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हमारा विस्तार पूरा अफगानिस्तान तक हुआ था, तो हमें फिर से अफगानिस्तान चाहिए, ये विचारधारा अगर हम आज भी रखें तो इसे हम कौन सी विचारधारा कहेंगे, फैसिज्म, फांसीवाद की विचारधारा, ठीक है। और अगर दूसरी बात, ये लोग कास्टिज्म पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि अगर आज भी कोई ये कहे नहीं जो ब्राह्मण है उनकी पूजा करनी चाहिए, उनसे काम नहीं करवाना चाहिए, वो बहुत हायर रैंक के होते हैं, और जो SC ST वाले हैं वो बहुत तुच्छ होते हैं, उनको पैरों के नीचे रखना चाहिए, ये किस विचारधारा को दिखाता है, फैसिज्म को, ठीक है, फैसिज्म को। तो बताओ इटली में किस विचारधारा का जन्म होता है, फैसिज्म। फैसिज्म में किसे इंपॉर्टेंस दी जाती है, नेशन और कास्टिज्म, नेशन और कास्टिज्म, नेशन और कास्टिज्म, ठीक है। कहेगा कि इटली में फादर ऑफ फैसिज्म किसे कहते हैं, हाँ, बेनिटो मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी। अब देखो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंस होता है कि ये नेशन को, पहली बात होती है नेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसने कहा कि जो इंसान युद्ध नहीं लड़ रहा है, मतलब इसका पहला मोटो था ना कि ये सारे जो यूथ थे उनको युद्ध के लिए भड़काए कि चलो युद्ध लड़ो तुम लोग, और जो है किसको मारो, यूके को मारो, यूके के सैनिकों से जाकर के भिड़ो और हमें और एरिया को कब्जा करना है।
ठीक है, ये युद्ध के लिए लड़ा रहा है सबको, ठीक है। इसने एक स्टेटमेंट दिया कि जो इंसान युद्ध नहीं लड़ाना वो बांझ महिला के समान है। समझ आ रहा है क्या है? जो इंसान युद्ध नहीं लड़ा वो बांझ महिला के समान है। अब जो है देखो, हर देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी लीडर की बात को आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं, समझते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखो, तो यहाँ पर कुछ लोग तो तैयार हो गए, लेकिन जो लोग समझदार थे वो लोग देख रहे हैं कि ये जो बेनिटो मुसोलिनी है ना, वो दरअसल जर्मनी का कॉपी कर रहा है, क्योंकि जर्मनी में इसी वक्त जन्म हो रहा था नाजीवाद का। नाजीवाद और नाजीवाद का जो जनक माना जाता है, फादर माना जाता है, उसे हिटलर को कहते हैं। हिटलर, ठीक है, हिटलर। अब क्योंकि हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ चुका है, एक ये बेहतरीन योद्धा रहा है और ये जानता है कि हमें सैनिकों को किस तरीके से ट्रेन करना है, कैसे आर्मी को मार्च करनी है, नेवी एयर फोर्स हो या ये अपनी थल सैनिक हो, हाँ, पैदल सैनिक हो, इन सबको किस तरीके से ट्रेन करना है ये अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन जो बेनिटो मुसोलिनी था, इसको कोई आइडिया नहीं था। एक खाली अपनी जनता के बल पर क्या करना चाहता था, युद्ध लड़ना चाहता था। ये बात समझ करके इसकी जनता ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और इसके खिलाफ क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। लोगों ने इसी को पकड़ के झापड़ मार के इसकी हत्या कर दी। समझ आया? तो इटली की जनता ने किसे मार के, मतलब कि किसके खिलाफ रिवोल्ट करके और उसे मार डाला, बेनिटो मुसोलिनी को मसल डाला। ठीक है, जहां ये लोगों को भड़का रहा था कि युद्ध करो दूसरे के साथ, दूसरे देश पर कब्जा करो, इसने इसकी जनता ने इसे मसल दिया, इसको ही मार डाला। समझ में आया? ओके, तो बताओ, यहाँ से दो क्वेश्चन हमेशा याद रखना। फादर ऑफ ओके, तो इटली में किसका जन्म होता है, फासीवाद का या नाजीवाद का? फासीवाद का। क्या फासीवाद में लोगों को फांसी दे देते हैं? तो फासीवाद को अगर पहचानना रहेगा, किसी भी राष्ट्र की विचारधारा कैसी है, तो कैसे पहचानेंगे? राष्ट्रवाद होगा, बरोबर, और राष्ट्रीयजन को ज्यादा इंपॉर्टेंट जाएगा, यानी नेशन की जो ओल्ड कल्चर होगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा और कास्टिज्म पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, इस बेनिटो मुसोलिनी ने अपने आप को ड्यूस कहा था, ड्यूस। ठीक है, अपने आप को क्या कहा, ड्यूस का मतलब होता है लीडर। ठीक है, ड्यूस। ठीक है, तो ये भी वर्ड याद रखना कि ड्यूस का क्या मतलब होता है। ड्यूस का मतलब होता है लीडर। किसने कहा था अपने आप को? तो बेनिटो मुसोलिनी ने कहा था। मैं क्लियर हुआ? तो अब देखो, अब यहाँ चलते हैं हम लोग हिटलर की तरफ। अब हिटलर जैसे ही वहां से छूट करके आया था जेल वगैरह से, इसके अंदर पहले गुस्सा भरा हुआ था कि क्या करना है, पूरे यहूदियों को खत्म कर देना है। ठीक है, पूरे यहूदियों को खत्म कर देना है। दूसरी चीज, जो ट्रीटी ऑफ वर्साय हुई थी, ये ट्रीटी ऑफ वर्साय को पूरी तरीके से जो है नकार देता है। कहता है कि इस तरीके से तो हम जिंदा नहीं रहेंगे कि हमारा जितना भी कोयला का खान है वो फ्रांस वहां से ले जाए, ब्रिटेन ले जाए, यूएसए ले जाए। ठीक है, हमें आर्मी रखने की आजादी न रहे, हमारा जो कि नेवी एयरफोर्स को बढ़ाने की आजादी न रहे, ये सब तो गलत बात है। यानी इसने किसका उल्लंघन कर दिया? ट्रीटी ऑफ वर्साय। ट्रीटी ऑफ वर्साय को उसने तोड़ दिया और ये धीरे धीरे क्या करने लगा, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने लगा। इसने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने लगा। इसने आर्मी जो थी, आर्मी 1 लाख से अधिक कर दी, 1 लाख से अधिक, क्योंकि वर्साय और ट्रीटी में पहले कहा गया था कि भाई जर्मनी अपनी आर्मी 1 लाख से अधिक नहीं रखेगा, तो इसने आर्मी 1 लाख से अधिक कर दी। इसने नेवी को और मजबूत बनाया। बताओ, जर्मनी के नेवी में जो सबमरीन्स होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? यू बोट्स। ठीक है, इसने यू बोट्स को और स्ट्रेंथन किया और इसने एयर फोर्स को और मजबूत किया। एयर फोर्स में और पायलट को इंक्लूड किया। जैसे मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही कहा था कि इसके पास पायलट्स की जो की संख्या बहुत अधिक होती थी,
तो इसने और पायलट्स को ऐड किया कि ठीक है यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए अगर कहीं एयर फाइट होती है। इसके एयर फोर्स को लुफ्तवाह कहा जाता था। लुफ्तवाह, लुफ्तवाह, ठीक है, लुफ्तवाह, लुफ्तवाह। तो पूछता है कई बार लुफ्तवाह कहाँ के एयरफोर्स को कहा जाता था? जर्मनी, जर्मनी के एयरफोर्स को लुफ्तवाह कहा जाता था। जर्मनी के सबमरीन को यू बोट्स कहा जाता था। जर्मनी के सबमरीन को यू बोट्स कहा जाता था, ठीक है। अब देखो इसने हिटलर ने क्या किया, देखो अच्छा युद्ध को शुरू करूं उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि इसने ठाना था कि हम अपने देश में जितने भी यहूदी हैं, जूस हैं, उनको मार मार के खत्म कर देंगे। अब भाई साहब ये देखता जितने भी यहूदी, क्योंकि जब 1918 में जब वॉर खत्म हुआ था तो पहले अंदर ही अंदर देश के अंदर से ही हमें अपने जो आर्मी होंगे या जो पब्लिक होगी उसे अपने फेवर में लेना होगा, तभी तो मैं जाकर के एक बड़ा रिवोल्ट कर पाऊंगा। तो ये अपनी जो पब्लिक होती थी ना उनका ब्रेन वॉश करना इसने शुरू किया। ये कहता था कि टीवी हो या रेडियो हो उस पर सिर्फ देश के बारे में बताओ, हिटलर की अच्छाइयां बताओ, हिटलर क्या चाहता है जर्मनी के लिए वो बताओ, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए। यहूदियों के बारे में एकदम ये समझ लो कि कहता था कि कहीं पर भी यहूदी दिखे ना उन्हें अपने घर में आने मत दो, उनको कोई राशन मत दो, कोई दुकान पर जाने मत दो, उनके यहाँ से कुछ खरीदो मत, यहूदियों का पूरी तरीके से बाइकआउट करो। और इसने धीरे 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 बड़े बड़े कैंप बनवाए, बड़े बड़े कैंप बनवाए। और उस कैंप में जैसे एक पूरा बड़ा हॉल होता था, हॉल में एक दरवाजा खली और उसमें एक छोटी सी खिड़की होती थी कांच वाली। इस हॉल में बहुत सारे लाखों हजारों यहूदियों को ठूस देता था, ठीक है, और ठूस करके इसमें जहरीली गैस छोड़ देता था। और यहाँ से जो खिड़की रहती थी खिड़की पर से देखता था, और जब वो तड़प तड़प के मरते थे तो कहता था मरो मरो, ऐसे ही मुझे मारा गया था। पूरी तरीके से साइको हो चुका था हिटलर, ठीक है। तो इसने यहूदियों को बहुत कई लाख यहूदियों को तो इसने सिर्फ ऐसे कैंप में रख करके जहरीला गैस दे करके मार दिया। अब इसका इसका नाजीवाद, अच्छा नाजीवाद बेसिकली सेम यही होता है जो जैसे फैसिज्म में तो मैंने बता दिया कि भैया कि नेशन और कास्टिज्म पर ध्यान दिया देता है, ध्यान दिया जाता है। नाजीवाद में ये हिटलर की विचारधारा कि यहूदियों को खत्म कर देना है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है उसके खिलाफ ना ये लोग नेगेटिव विचारधारा बना लेते हैं कि अगर एक यहूदी ने मेरे साथ गलत किया तो सारे यहूदी गलत है, ठीक है। हाँ, नाजीवाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ अपनी एक गलत विचारधारा, जैसे कि भारत में अगर सारे हिंदू ये सोचने लगे कि सारे मुसलमान खराब है और हर जगह दंगे फसाद होने लगे, जहां मुसलमान दिखे वहीं मार दिया जाए, और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हो जो हिंदुओं को उकसाने लगे कि जहां मुसलमान गलत गलत है, जहां पर दिखे उनके मस्जिद हो वहां पर बम फोड़ दो, मार दो, काट दो, ये नाजीवाद कहलाता है, ठीक है, ये नाजीवाद कहलाता है। तो पूछता भी है कि नाजीवाद का जनक किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ नाजिज्म, नाजिज्म तो हिटलर को कहा जाता है, ठीक है, हिटलर को कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ पहले, ओके। अब देखो, अब हिटलर ने क्या किया कि अटैक कर दिया किस पे, फ्रांस पर, और एक ही दिन में फ्रांस को कब्जा लिया, एक ही दिन में फ्रांस को कब्जा लिया। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में सबसे ज्यादा फायदा हुआ था फ्रांस को। तो जब जर्मनी ने हिटलर ने फ्रांस को अटैक किया, कब्जाया एक ही दिन में, तो यहाँ के राजा को पकड़ा और वहीं वर्साय के महल में ले गया और वहीं पर वापस से एक संधि करवाता है। वहां पर पेपर पर लिखता है, लिखो यहाँ पर जो फ्रांस है जितने साल जर्मनी का शोषण किया है, जर्मनी के कोयले माइंस का एब्जॉर्प्शन किया, वहां से खदाने को खोद खोद कर निकाला है, वो अब सूद सही तो क्या करेगा, लौटाएगा, वो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जैसे ही इसने फ्रांस को कब्जा लिया, अब फ्रांस को बचाने कौन आएगा, ब्रिटेन, ब्रिटेन फ्रांस को बचाने आएगी। अब देखो जब फ्रांस को बचाने ब्रिटेन आया ना, तो यहाँ फ्रांस में एक जगह है, ये क्या नाम था अभी उसका, कौन सी जगह था,
तो जैसे यूके की जो आर्मी थी वो आई, और फ्रांस में एक जगह है नारमंडी, नारमंडी में उन लोगों को किसने घेर लिया, जर्मनी की सैनिक ने घेर लिया। कहाँ पे, नारमंडी में, नारमंडी, ये याद रखना, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, नारमंडी 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 नारमंडी, ठीक है। नारमंडी में जर्मनी के सैनिकों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके बहुत मार मारा, ठीक है, घेर करके इसको बहुत मार मारा। अब देखो यूएसए अभी भी, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी समझ लो बहुत तेजी से चालू नहीं, क्योंकि अभी जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया है और अपने आसपास के एरिया को कब्जा रहा है। जब तक इसमें रसिया का इन्वॉल्वमेंट ना आ जाए और यूएसए का इन्वॉल्वमेंट ना आ जाए, तब तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी कहलाएगा नहीं, ठीक है। और रसिया और यूएसए, ठीक है, अभी तो इन लोग को, क्योंकि यूएसए दूर बैठा हुआ है, देख रहा है, लड़ो लड़ो, मारो मारो मारो, हथियार चाहिए मैं भी दूंगा, मैं बेचूंगा हथियार, कोई दिक्कत नहीं है, मारो तुम लोग। तो यहाँ जर्मनी फ्रांस को मार रहा है, यूके फ्रांस को बचाने आ रहा है, और फिर जैसे ही बचाने आया, फ्रांस के नारमंडी में इसके सैनिक फंस जाते हैं। अब जर्मनी का देखो, जर्मनी ने 3 चीजें याद रखो, इसने किसको किसको स्ट्रेंथ किया, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथ कर लिया है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों को इसने स्ट्रेंथ कर दिया है, ठीक है, तीनों को इसने स्ट्रेंथ कर दिया है। आप देखो, इसने जैसे ही ये ब्रिटेन वाले यहाँ नारमंडी में पिटा रहे थे, जर्मनी ने अटैक कर दिया यूके पर। किससे, अपने एयरफोर्स से, अपने एयरफोर्स से यूके पर अटैक कर दिया और लंदन पर बम गिराना शुरू कर दिया, फिर से वही लंदन पर बम गिराना शुरू कर दिया। अब यहाँ से यूके की जो एयरफोर्स है उसने अटैक करना शुरू कर दिया। अब यूके की एयरफोर्स जर्मनी के सिविलियन एरिया में मारने लग रही है और जर्मनी वाले यूके के सिविलियन एरिया में मारने लग रहे हैं। लेकिन देखो, जितना एयरफोर्स जर्मनी के पास है उतना एयरफोर्स यूके के पास भी है, लेकिन जर्मनी को फायदा यह है कि इसके पास पायलट बहुत अधिक है, एक जहाज के पीछे 10-10, 20-20 पायलट रखे हुए हैं, और यूके के पास जहाज है पायलट के हिसाब से, मतलब जैसे एक जहाज है तो 2 पायलट है इसके पास, ठीक है, बहुत ज्यादा पायलट नहीं है। और यहाँ से यहाँ की दूरी उड़ान भरने में भाई काफी टाइम जाता है, एक आदमी कितना उड़ाएगा, हाँ, प्लेन को हम लोग को बाइक में अगर बाइक पर बैठ करके 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना रहेगा तो थकान आ जाती है, तो सोचो चलाने वाले की क्या हालत होती होगी। तो ऐसा थोड़ी है कि हवाई जहाज है तो ऊपर बढ़िया दम चला रहे हो, तुमको थकावट नहीं होगी, बहुत थकावट होती है उसमें भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि भैया एक सैनिक की जगह अगर 4 सैनिक 10 सैनिक हो तो एक आराम से थोड़ा थक जाएगा, सोएगा, दूसरा जो है फिर चला करके मारेगा। और ये फैसिलिटी किसके पास थी, जर्मनी के पास, यूके के पास थी नहीं। तो जर्मनी ने ये यूके के जो लंदन शहर है उसको पूरी तरीके से एकदम तबाह कर दिया। और इस बीच में ये जो यूके थे इन लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को शांत किया, क्योंकि इनके पास सैनिक थे नहीं, रुके लोग अपने सैनिकों को आराम करने दिए, और तब तक जर्मनी इनको धो रहा है, एयरफोर्स से इसको मारे जा रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जर्मनी ये चाह रहा था कि मैं चारों तरफ कब्जा करूं, मतलब इधर भी कब्जा कर लूं, इधर भी कब्जा कर लूं, इधर भी कब्जा कर लूं। तो देखो, जब इधर ही कब्जा करने जाएगा ना, इसके सबसे बड़ा जो खतरा लग रहा था रसिया का। ये सोच रहा था कि जैसे मैं इधर बढ़ूंगा तो रसिया आकर के अटैक कर देगा और रसिया के पास आर्मी अधिक है और मैं हार जाऊंगा। तो इसने सोचा कि किसी तरीके से मैं ना रसिया को पहले हरा देता हूँ। तो इसने रसिया को कहा कि देखो, मैं पोलैंड पर लड़ाई मतलब अटैक करने जा रहा हूँ और तुम कुछ मत करना, तुम मुझे ना अनाज दे देना और मैं तुम्हें पूरा पोलैंड दे दूंगा। क्या कहा इसने कि मैं पोलैंड पे अटैक करने जा रहा हूँ, तुम मुझे कुछ मत करना, क्योंकि यहाँ तक पूरा अगर हम देखेंगे तो रसिया तो है ही ना, यूएसएसआर तो अभी यहाँ तक है। तो अगर कोई तुम्हारे पड़ोस में अटैक करने आएगा तो तुम रिटेलिएट करोगे कि नहीं करोगे? तो यही चीज इसने जो है जर्मनी ने किसके साथ कर ली, रसिया के साथ, मतलब यूएसएसआर के साथ, कि मैं पोलैंड पर अटैक करूंगा और ये पोलैंड को जीत करके तुम्हें दे दूंगा, बदले में तुम मुझे क्या देना, अनाज दे देना। तो रसिया ने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे सैनिक नहीं लड़ेंगे, आराम से मुझे लैंड मिल जाएगा, पोलैंड मिल जाएगा पूरा। तो देखो, रसिया ने इसको दे दिया, पूरा अनाजों से भर दिया और जर्मनी के पास अनाज की कोई कमी नहीं हुई। उसके बाद
जैसे ही इसने पोलैंड को कब्जाया, अब रशियन को कहा कि देखो अपने बहुत सारे जो आर्मी है भेजो यहाँ पर, क्योंकि मैं अब यहाँ से दूसरी जगह मूव करूंगा तो यहाँ पर कोई तो रहना चाहिए संभालने के लिए, नहीं तो पोलैंड में फिर से जो कि रिवोल्ट हो जाएगा और एरिया चला जाएगा। अब रशिया हुआ कि अपने 2-3 लाख सैनिकों को वापस से भेजा, और जैसे ही यहाँ पर भेजा, जर्मनी ने यहाँ पर अपने आर्मी को पहले से ही वो बोल के रखा था कि जैसे ये लोग आए एक साथ अटैक कर दो और सबको खत्म कर दो। भाई साहब जैसे इसके 2-3 लाख सैनिक यहाँ पर आए ना, फिर से जो कि जर्मनी रिटेलिएट किया और उनके सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। अब रसिया समझ नहीं पा रहा कि ये क्या कर रहा है। अभी तो बोला कि मुझसे जो कि राशन पानी ले लिया और वही खा पी के राशन पानी मार रहा है मेरे को है। अब जर्मनी ने एक गलती करी, किसने कहा ना अपने सैनिकों में अनाउंसमेंट किया कि हमें कुछ भी करके तो मॉस्को कब्जाना है, और ये मॉस्को, क्योंकि किसी भी देश की अगर कैपिटल को कब्जा कर लो समझ लो देश कब्जा हो गया है, ठीक है। हाँ, तो मॉस्को को कब्जाने के लिए उसने एक अल्टीमेट मतलब डेट दे दिया, ठंड कोल्ड विंटर आने से पहले ही कब्जा लेना। इससे विंटर आने से पहले ही कब्जा लेना, क्यों? क्योंकि जब सर्दियां आएंगी तो रसिया में भयानक सर्दी पड़ती है, -40, -45, -60 तक जो कि टेम्परेचर चला जाता है, और जर्मनी के सैनिकों को इतनी ठंड सहने की आदत नहीं है। जबकि रसिया वाले हैं तो वो लोग पहले से ठंड सहने के आदी होते हैं क्योंकि वहीं पर पले बड़े हैं, ठीक है। अब ये बात रसिया को पता चल गई और रसिया इसकी स्ट्रेटेजी को समझ गया, ये ठंड से पहले ही पूरा एरिया को कब्जाना चाहता है। रसिया ने इस वॉर को लंबा खींच दिया। क्या कर दिया? वॉर को लंबा खींच दिया। इसने अपने सैनिकों को कहा कि तुम लोग उसको फेस ऑफ नहीं करना है, जैसे खाली वो लोग मारे तुम लोग इधर उधर तितर बितर हो जाना, भाग जाना इधर उधर, और इस वॉर को लंबा खींचो जब तक कि सर्दियां ना आ जाए। और जब तक सर्दियां आई, जर्मनी के कई लाख सोल्जर यहाँ बर्फ बन गए और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी आधी आर्मी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। आधी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई। अब यहाँ पर रसिया को मौका मिल गया क्योंकि आर्मी उनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, न उनके पास ऐसे कपड़े थे करने के लिए, लड़ने के लिए, न सर्वाइव करने के लिए। रसिया के पास सब कुछ था। रसिया को मौका मिल गया, अब वो रसिया उनको पीटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रिटेलिएशन उसका चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आर्मी वाला सीन समझ में आया इतना। उसके बाद जब तक यहाँ पर यूके में उसके यूके के एयरफोर्स थी वो आराम कर रही थी और जर्मनी की एयरफोर्स बम गिराई जा रही थी, तब यूके के एयरफोर्स ने वापस से रिवाइव किया और यहाँ पर मारना शुरू कर दिया। किसको? जर्मनी के एयरफोर्स को। और आधे रास्ते में ही जर्मनी के एयरफोर्स को खत्म कर दिया और यहाँ पर इसकी एयरफोर्स मारा गई, इसकी जर्मनी की। अब जर्मनी के पास बचा क्या? नेवी। अब हिटलर पगला का, इसने कहा कि जाओ, नेवी को आदेश दिया, जाओ नॉर्वे, स्वीडन, इन लोगों को मार के इनको जीत लो। अब इसकी नेवी गई ऊपर, इन लोगों ने उल्टा छोड़ दिया इनको, इनकी नेवी यहाँ खत्म हो गई। यहाँ पर इसकी नेवी खत्म हो गई। बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? जर्मनी की आर्मी भी आधी खत्म, एयरफोर्स भी खत्म, नेवी भी खत्म। अब देखो, अब सब लोग मिल करके चारों तरफ से क्या करेंगे? इसको घेरना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि रसिया तो वैसे ही घुसा हुआ है, तो रसिया कहां से आएगा? इस साइड से आएगा, रसिया घेरना शुरू करेगा। ब्रिटेन इधर से आएगा, फ्रांस इधर से आएगा, क्योंकि अब देखा है कि आर्मी इसकी मना चुकी है, तो फ्रांस भी तख्ता पलट करेगा और फ्रांस भी इधर से आना शुरू करेगा, ठीक है। फ्रांस भी इधर से आना शुरू करेगा और इधर से नेवी इनकी पिटा चुकी तो इधर से ये लोग आना शुरू करेंगे। वैसे नॉर्वे और स्वीडन वाले ज्यादा कुछ करते नहीं, खाली अपने आप को सुरक्षा के लिए इसकी नेवी को खत्म कर दिए थे, ठीक है। ये लोग आगे ज्यादा अप्रोच किए नहीं थे। लेकिन इसी वक्त क्या हुआ? इसी वक्त देखो, यहाँ ये छोटू सा जो कंट्री है जापान, ठीक है, जापान। ये जापान की, मैंने बताया था कि 1905 में लड़ाई हुई थी किसके साथ? 1904-05 में इसने ये एरिया कब्जा लिया था। इसने जब देखा इतने बड़े देश रसिया को मैं मार के एरिया कब्जा सकता हूँ, ये सब छोटे मोटे एरिया किस बात का घमंड करते हैं। जापान अपने अलग ही नशे में चला गया। जापान के जो उस वक्त के ये वहां पे राजा थे, ये थे हिरोहितो, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, हिरोहितो चश्मिशवा। तब ये हिरोहितो कहा अपने सैनिकों को, ये काम करो,
तो पूरा एरिया कब्जा लो, ये सब कब्जा लो। और ये कब्जाने के बाद नीचे जितना ये दिखाई दे रहा है, चाहे फिलीपींस हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, लाओस हो, ये सबको कब्जाना है हमको। पहले इसने प्लान बना लिया। अब देखो, क्योंकि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 1939 में, ठीक है 1939 में, और तब तक ब्रिटेन वाले, यूएसए, फ्रेंच, ये सब लोग बहुत सारी अपनी कॉलोनी बना चुके थे। ब्रिटेन का कब्जा किस पे हो चुका था? इंडिया पर हो चुका था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच जो थे वो लोग लाओस, कंबोडिया, वियतनाम यहाँ तक फैल चुके थे, क्योंकि इंडिया से फ्रांसीसियों को भगा दिया गया था, है ना। वेदरा के युद्ध में फ्रांसीसी हार चुके थे पूरी तरीके से। उसके बाद जब ये लोग यहाँ आए थे, तो जब ये जापान इधर आकर के अटैक करेगा, मतलब कि ये किससे? ब्रिटेन से भी पंगा लेगा, फ्रांस से भी पंगा लेगा, है कि नहीं। अब ब्रिटेन और फ्रांस से जब पंगा लेगा तो ब्रिटेन की बहुत अच्छी दोस्ती किसके साथ है? यूएसए के साथ। तो जापान पहले से एस्टिमेट कर लिया कि अगर मैं ब्रिटेन को मारूंगा तो यूएसए कूद पड़ेगा, ठीक है। और यूएसए की जो नेवी है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसके पास हथियार की कोई कमी नहीं है। और अगर यूएसए आ जाएगा तब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हार जाऊंगा, समझा। पहले सारा प्लान इसने एस्टिमेट कर लिया। अब इसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो देखो, इसने जापान ने ये वाला एरिया तो कब्जाया था बहुत पहले ही, रसिया का। उसके बाद इसने ना मंचूरिया, पहले पूरा चाइना कब्जा लिया। और चाइनीसों को इतनी गंदी तरीके से मारते थे ये लोग। क्या करते जापान वाले? चाइनीसों को आधा जमीन में गाड़ देते थे, ठीक है, आधा जमीन में गाड़ देते थे। और जो मुंडी वगैरह दिखता था ना, इसके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ देते थे। वो कुत्ते इन्हें नोच नोच के खा जाते थे। समझ आ रहा है? इतना गंदी तरीके से लोग चाइनीसों को पीटते थे और मारते थे। अब जापान का जो राजा था, ये राजा अपनी जनता का ब्रेन वॉश ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से करता था। ये क्या कहता कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ, मेरी बातों को मत टालो, मेरी बातों को जो टालेगा वो भगवान की बातों को टालेगा, ठीक है। तो लोग डर जाते थे। और कोई भी इंसान अगर, जैसे कि कोई पढ़ा लिखा है और जानता है कि नहीं बकवास कर रहा है, अगर वो आवाज उठाता तो उसकी ही जनता, उसकी ही आर्मी उसे उठा करके मार देती। और पता है ना, हर कोई इंसान मरने से डरता है। 10 लोगों की भीड़ में किसी एक को मार दो, 9 लोग ऑटोमेटिक भाग जाएंगे, ठीक है। ऐसे होने लगा। अब यहाँ की जनता में अंदर इस तरीके से ब्रेन वॉश अंदर तक किया गया कि ये लोग सुसाइड बॉम्बर का काम करने लगे। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लड़ना वड़ना का कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये लोग बम लेकर के घूमने लगे। कहीं पर भी आए, टैंक आ रहा ना, टैंक के नीचे सो जाओ, तुम मरोगे, तुम्हारे साथ जो कि और टैंक वाले उड़ेंगे, तुम सीधा भगवान के पास जाओगे, भगवान की सेवा कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से इसने ब्रेन वॉश किया था। और इसी ब्रेन वॉश के जरिए इन लोगों ने, इसकी आर्मी ने बहुत सारा एरिया कब्जा लिया। इतना स्टोरी तो क्लियर हो गया, ये रसिया और चाइना को कब्जा लिए। अब इसका जो कि सारा का सारा मैंने भी बता दिया कि ये इधर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा है? कौन आ जाएगा? यूएसए, है ना, यूएसए आ जाएगा जैसे ये इसे कब्जा है। अब ये ऐसा सोचा, बोला कोई बात नहीं, पहले इसने फिलीपींस को कब्जा लिया, उसके बाद लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को कब्जाया। अब उसके बाद सोचा कि अब अगर मैं आगे और बढ़ा तो ये रिटेलिएट करेगा यूएसए। इसने सोचा क्यों ना मैं यूएसए को चुपचाप बिना बताए इसकी नेवी ही अगर तबाह कर दूं तो उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं लड़ाई करने के लिए। ये गया, यहाँ पर हवाई आइलैंड थी, हवाई आइलैंड पे भाई साहब अपना नेवी लेकर के गया। और वहां पर एक नेवल बहुत बड़ा बेस था, किसका? इस यूएसए का बहुत बड़ा नेवल बेस था हवाई आइलैंड पर। उसने पर्ल हार्बर, ठीक है, हार्बर पर अटैक कर दिया। सुबह 5-7-8 बजे के टाइम पीरियड में लगातार अटैक किया। यूएसए का पूरा नेवल बेस डिस्ट्रॉय हो गया। वहां पर उसके डिस्ट्रॉयर खत्म हो गए, कई सारी जहाजें खत्म हो गई, हजारों जो सैनिक थे वो मारे गए बिना किसी मतलब का। अब यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, बोला भाई साहब मुझे क्यों मारा, मतलब हमने किया क्या था जो तुमने हमको मार दिया। और इस बात को जब यहाँ के ये जो चश्मा हीरो ही तो था, यहाँ से मीडिया ने पूछा कि आपने यूएसए का पर्ल हार्बर डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उसने कहा कि हम इसका भारी जवाब देंगे। तो हीरो ने कहा कि आई डजंट कंसीडर यूएसए एज अ कंट्री,
मैं यूएसए को कोई देश मानता ही नहीं हूँ। अब देखो, जब ये वॉर वगैरह चल रहा था तो इसको रिटेलिएट करने के लिए यूएसए ने पहले तो कह दिया कि हाँ हम लोग जापान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तब तक क्या हो जाता है, यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं रूजवेल्ट, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रूजवेल्ट, ये दिखाई दे रहा है, ये रूजवेल्ट है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। रूजवेल्ट के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनके, ट्रूमैन। ठीक है, ट्रूमैन, विंस्टन चर्चिल है यूके का प्रेसिडेंट। मैं ट्रूमैन को ले लेता हूँ। हाँ मैं समझ गया, ट्रूमैन। ठीक है, ये थे ट्रूमैन। इन्होंने अब सारे जो जिम्मेदारी आ गई किसके पास आ गई, ट्रूमैन के पास। ठीक है, हैरी ट्रूमैन, उनका नाम था हैरी ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन। सारी जिम्मेदारी आ गई, यूएसए की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इनके पास आ गई। इन्होंने सोचा कि पहले ना जापान को हम लोग जो है कन्फ्रंट करेंगे, जाकर के सामने सामने आर्मी और नेवी से लड़ाई करेंगे। तो उन्होंने इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ये था, क्या कहते हैं उसको, डाउन, ये डाउनफॉल, ऑपरेशन डाउनफॉल, ठीक है, ऑपरेशन डाउनफॉल। इसके तहत अगर कहेगा कि ऑपरेशन डाउनफॉल इसके अगेंस्ट चलाया गया था, जापान के अगेंस्ट। ठीक है, ऑपरेशन डाउनफॉल जापान के अगेंस्ट चलाया गया था। अब लड़ाई कहाँ होगी, तो देखो बहुत सिंपल है कि देखो ये तो बता दिया मैंने, जापान ने एरिया कब्जा लिया। अभी यहाँ समझो लड़ाई कहाँ होगी, मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ। देखो ये जापान है, और जापान का ना यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक आइलैंड है, आइलैंड, उसका नाम है ओकिनावा। मैं अभी ओकिनावा लाइव उसके दिखाता हूँ। ये जापान है, जापान दिखाई दे रहा है, यहाँ है ओकिनावा। ठीक है, ओकिनावा। यहाँ के रहने वालों को ओकिनावंस कहते थे, ओकिनावियंस। ठीक है, जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस कहते हैं, वैसे ही ओकिनावा में रहने वालों को ओकिनावियंस कहते हैं। अब ये जो यूएसए था, यूएसए अपनी नेवी को लेकर के आया और सैनिकों को कहाँ उतार दिया, ओकिनावा में। ओकिनावा में जापान के सैनिक, और जापान के सैनिक कम थे, वहां की जनता अधिक थी, और यूएसए के जो सैनिक थे उनके साथ लड़ाई होती है। ये लड़ाई यूएसए को लगा था कि एक दिन में हम लोग इसको हरा देंगे, लेकिन ये लड़ाई लगभग 10 से 15 दिन चल जाती है, और इस 10 से 15 दिन के अंदर जापान के यूएसए के 10,000 से अधिक सोल्जर्स मारे जाते हैं। और इतने दिन में इन सोल्जरों ने ये ओकिनावेंस जो थे वो 1 से 1.5 लाख लोगों को मार दिया। किसने, ये अमेरिकन ने। ठीक है, अमेरिकन सोल्जर्स ने ओकिनावेंस कितने सोल्जर मारे गए, 1 से 1.5 लाख। अब देखो उसमें सोल्जर्स कम और सिविलियंस ज्यादा थे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि सिविलियंस का क्या किया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था। तो हर एक सिविलियन अपनी आखिरी सांस तक लड़ता था। 1 से 1.5 लाख सोल्जर मारे गए, किसके, समझ लो जापान के। जब मैं सोल्जर कहूं तो उसमें इंक्लूड क्या करना, सिविलियंस। ठीक है, और यूएसए के 10 से 12,000 आर्मी मारे गए। अब ये चीज बहुत ही शॉकिंग थी, किसके लिए, ये ट्रूमैन के लिए। इनको लगा था कि भाई हम लोग आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन इन्होंने देखा कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो मैं अपनी पूरी आर्मी भी लगा दूंगा, तो मेरी जो 10 लाख की आर्मी है ना वो खत्म हो जाएगी, यानी 1 मिलियन लोग मारे जाएंगे मेरे। और ये मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि इस तरीके से हिरोहितो ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है। तो इसने नो सोचा कि अब क्या किया जाए। तो इनके नजर में आया कि अमेरिका में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा था, जहां पर साइंटिस्ट एक बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, न्यूक्लियर बम।
न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर बम। और उस साइंटिस्ट को लीड कर रहे थे ओपनहाइमर, ठीक है, ओपनहाइमर साइंटिस्ट है। उन्होंने न्यूक्लियर बम को बना लिया था और इसको टेस्ट किया गया न्यू मैक्सिको में। उसका टेस्ट सक्सेसफुल रहा, ठीक है। जब टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो हैरी ट्रूमैन ने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग जापान को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो एक वार्निंग दे करके हम लोग क्या करेंगे, बम को गिरा देंगे। और बम को गिराने के बाद इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो सब लोग जानते थे, लेकिन उससे पैदा होने वाली जो रेडिएशन होगी उसका ह्यूमन लाइफ पर कितना खतरनाक इम्पैक्ट आएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस साइंटिस्ट के अलावा और किसी को नहीं पता था, ठीक है। साइंटिस्ट को भी कॉन्सिक्वेंसेस पते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर होगा वो नहीं पता था, ठीक है। तो जापान यूएसए ने, मतलब कि ट्रूमैन ने जापान के जो हीरो थे उनसे कहा कि देखो सरेंडर कर दो, नहीं तो हम लोग बम मार देंगे। तो जापान के हीरो ने कहा ना, बम ही मारेगा ना, तेरे पास थोड़ी बम है, मेरे पास भी बम है, हम भी मारेंगे। अब पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं था कि ये न्यूक्लियर बम कितना खतरनाक है, समझ आ रहा है। तो देखो ये वॉर चलते चलते, जो वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरू हुई, 1945 का टाइम पीरियड आ चुका था। कब का? 1945 का। और यहां से 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका का B-52 बॉम्बर उड़ता है और जापान के जो ये है हिरोशिमा शहर के ऊपर आता है और ऊपर से एक बम को गिराता है। उस बम का नाम होता है लिटिल मैन। वहां के जो लोग रहते थे देखते हैं कि आसमान में एक जहाज है उड़ रही है और उससे कुछ तो निकल करके नीचे आ रहा है। 15-20 सेकंड तक वो ऊपर से नीचे गिरते रहता है, लोग देखते रहते हैं। और जैसे ही वो बम जमीन पर गिरता है हिरोशिमा शहर पर, हिरोशिमा शहर के 10 किलोमीटर के रेडियस में टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। कैन यू इमेजिन? 4000 डिग्री सेल्सियस। हमारा ये सूरज का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो हमसे सहन नहीं होता है। 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 10 किलोमीटर के रेंज में जितने लोग थे वेपराइज हो गए। वेपराइज मतलब समझ लो पानी की तरह उड़ जाते हैं, पानी की तरह। उसके बाद जब ये गिरा तो पहले गिरने के बाद इसका जो लाइट निकला ना, उस लाइट को जिसने डायरेक्टली देखा वो तो अंधा हो गया। उसको ऐसा लगा जैसे धरती पर एक सूरज आ गया हो। धरती पर कौन उतर आया हो? सूरज उतर गया हो। अगर हम सूरज को ऐसे नेकेड आई से 1 सेकंड के लिए देखें तो कुछ समय के लिए हमें दिखाई नहीं देता है। सोचो वहां पर धरती पर सूरज आ जाए तब। और यही हुआ, जो लोगों ने डायरेक्ट देखा उनकी रोशनी चली गई, और जिन लोगों ने इनडायरेक्टली देखा, मतलब मान लो कोई कांच हो या घर के अंदर से देखा हो, वो कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो गए। उसके बाद उसका जो साउंड आया, उस साउंड को जिसने सुना वो परमानेंटली बहरा हो गया, डेफ हो गया। समझ में आया? तो ये लोग कौन थे? जो 10 किलोमीटर के रेंज के दूर थे, क्योंकि 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर रहते तो देखने और सुनने लायक बचते क्या? वो तो वेपराइज हो गए। और जो वेपराइज हुए लोग थे उनकी परछाइयां बच गई। जहां पर जो लोग थे वहां पर उनकी काले काले धब्बे बच गए, और ये काले धब्बे आज भी देखने को मिलते हैं हिरोशिमा में। हिरोशिमा में भयानक तबाही हुई, और इस जब ये बम गिराया गया तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख लोग की मृत्यु हो जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जो लोग बचते हैं वो रेडिएशन से मारे जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बम था, इसका रेडिएशन बहुत खतरनाक। लोगों के जो स्किन कैंसर, लंग्स जो कि गलने लगते हैं, ठीक है, पूरा स्किन पूरे जलने जैसा हो जाता है। अब इसका अगर तुमने ज्योग्राफी पढ़ा है तो इसका सिनेरियो समझो कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई लैंड है, मैं यहाँ बनाता हूँ, मान लो ये कोई जमीन है, जमीन फ्लैट है, और यहाँ पर क्या गिर रहा है? बम गिर रहा है, ठीक है, बम गिर रहा है। जब बम गिरेगा तो इसका इम्पैक्ट, क्योंकि ये जमीन हिरोशिमा पूरी तरीके से फ्लैट थी, तो इसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज एरिया में फैला,
और लार्ज एरिया में फैला टेम्परेचर जब बहुत 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया तो यहाँ की जो हवाएं थी वो गर्म होकर के तो ऊपर उठ गई होंगी, है ना। और यहाँ बन गया एक लो प्रेशर, हाईली लो प्रेशर, क्योंकि ये जापान समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ है और समुद्र में हमको पता है कि जो हवाएं होती हैं वो भारी होती हैं और वहां पर प्रेशर होता है हाई, है ना। तो बताओ, जैसे ही हिरोशिमा पर ये बम गिरा और यहाँ की हवाएं ऊपर चली गई और खाली जगह हो गया तो आसपास की हवाएं इसको भरने के लिए आ जाएंगी और यहाँ पर एक भयानक क्या जन्म ले लेगा, टाइफून। ठीक है, एक भयानक टाइफून जो है बनता है और जैसे ही भयानक टाइफून बनता है तो जो लोग इस बम ब्लास्ट में थोड़े से सरवाइव हुए थे उन्हें प्यास लगता है बहुत तेज, मतलब पानी की नीड बहुत महसूस होती है। अब लोग सोचते हैं पानी कहाँ मिले, क्योंकि पानी तक वेपराइज हो चुका है। तो लोगों ने देखा कि बारिश हो रही है, शायद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो बारिश नहीं, जहर था, जहर, पॉइजन, पॉइजन। ठीक है, वो जो पानी गिरी थी ना वो काला काला डामर जैसा गिर रहा था, काला काला, एकदम ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कोई जहाज गया हो और जो सड़क बनाते हैं ना उसपे तार कोल बिछाते हैं उसको कोई ऊपर से गिरा रहा हो, इस तरीके से बारिश हो रही थी। और उस बारिश को अगर किसी ने, मतलब काला काला है तो कौन ही पिएगा उसको। ठीक है, तो आधे लोग, वो जो एसिड रेन हुआ, एसिड रेन से वहां के जो पेड़ पौधे थे वो सब खत्म हो गए, जिन लोगों के ऊपर पड़ा वो लोग जो कि कुछ टाइम बाद मर गए। ठीक है, और जो रेडिएशन से एक्सपोज हुए थे वो तो कुछ दिन या कुछ महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखो 6 अगस्त को ये घटना हुई और हिरोहितो को कहा गया कि भाई तुम सरेंडर कर दो। हिरोहितो अब भी सरेंडर करने को राजी नहीं हुआ, अभी सरेंडर करने को राजी नहीं हुआ। अब उसके बाद क्योंकि ये घटना हिरोशिमा में हुई थी तो हिरोहितो ने अपने दूसरे शहरों में अनाउंसमेंट करवा दिया कि हो सकता है ऐसी और घटनाएं भी हो तो लोग मेन शहर को छोड़ करके दूर चले जाए। 9 अगस्त का दिन आता है और 9 अगस्त को दूसरा जो शहर था नागासाकी, ठीक है, नागासाकी पर अमेरिका ने दूसरा बम गिराया। ठीक है, नागासाकी पर कब, 9 अगस्त 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया और इस बम का नाम था फैट मैन। फैट मैन, देखो जब मैं केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि अच्छा जो लिटिल मैन था ये किससे बना हुआ था, फैट मैन था किससे बना हुआ था। ठीक है, न्यूक्लियर के बारे में अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से काम करता है, इसके रेडिएशन के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ हमें वॉर को समझना है। ठीक है, फैट मैन था और जब इसे कहाँ गिराया गया, नागासाकी पर। तो देखो नागासाकी की जो जमीन की बनावट थी वो थोड़ी दूसरे किस्म की थी, लाइक वहां पर फ्लैट एरिया ना करके, मान लो जमीन है, इस जमीन पर हमें पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और लोग मेन सिटी को छोड़ करके दूर आ चुके थे। ठीक है, दूर आ चुके थे, लेकिन फिर भी जब ये फैट मैन गिरता है तो यहाँ भी डिस्ट्रक्शन होता है, 50 से 60 हजार लोग यहाँ पर भी मारे जाते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कम होने की एक वजह रहती है कि यहाँ पहाड़ होते हैं जिसकी वजह से इसके जो शॉक वेव्स थे वो बहुत दूर तक फैल नहीं पाए, इसका जो रेडिएशन था वो बहुत दूर तक फैल नहीं पाया और लोग पहले ही डिस्प्लेस हो चुके थे, इसलिए बहुत लोगों की जान नहीं गई। अब 9 अगस्त को जब ये घटना हो गई, अब फिर से जो कि यूएसए ने वार्निंग दी, अगला बम जो हम लोग 15 अगस्त को गिराएंगे। 15 अगस्त को अगर हिरोहितो ने ये क्या नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। अब 2 बम गिर चुके हैं, इस बात को मौका उठा करके जो चाइना था, चाइना ने किस पे अटैक कर दिया, जापान पे। ठीक है, चाइना का ये मंचूरिया वाला जापान ने कब्जा था, यहाँ के लोग उठे और यहाँ किसको पीटना शुरू कर दिए, जापानियों को पीटना शुरू कर दिए और एरिया आजाद करा लिया। यहाँ से रशियंस आए, रशियंस ने अपना एरिया आजाद करा लिया। अब हिरोहितो को लगने लगा कि ये सारी की सारी चीजें तो मुझसे छीनी जा रही है, अब अगर तीसरा बम भी गिर जाएगा तो पूरी तरीके से जापान तबाह हो जाएगा। हिरोहितो ने एक बैठक बुलाई, मीटिंग, और मीटिंग में जो उनके मेंबर थे वहां पर भी देखो कुछ लोग अभी भी इतने बकलोल हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है। वहां पर वोटिंग होती है तो 3:3 की रिजल्ट आती है, जिसमें से 3 लोग कहते हैं हाँ हमें सरेंडर कर देना चाहिए और 3 लोग कहते हैं हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। अब आखिरी वोट बचता है हिरोहितो का कि भाई हिरोहितो क्या चाहते हैं, वो सरेंडर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हिरोहितो ने कंडीशन को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम सरेंडर करते हैं
और जा करके ये लास्ट जो दूसरा बम गिरा कब, 9 अगस्त 1945 को। उस बम के बाद हिरोहितो ने सरेंडर कर दिया। और जैसे ही ये चीज जर्मनी ने देखा कि भाई ये हिरोहितो ने तो सरेंडर कर दिया है, इसी बात का फायदा उठा करके अब यहाँ पर देखो, अभी जर्मनी में पूरी तरीके से लोग कब्जा ही रहे हैं, मतलब कि जर्मनी पर दूसरे लोग अटैक कर ही रहे हैं। यहाँ से रसिया घुस गया पूरी तरीके से, ये आधा एरिया कब्जा लिया। और यहाँ पर हिटलर को ये लग रहा है कि मेरी आर्मी नेवी अभी बची हुई है। हिटलर कह रहा है आर्मी को भेजो, मारो रशियन को। आर्मी है ही नहीं, हिटलर के जो जनरल थे वो लोग भाग चुके थे या सरेंडर कर चुके थे। यहाँ पे यूके आ रहा है, हिटलर कह रहा है अपने एयरफोर्स को भेजो, मारो यूके को। एयरफोर्स बची ही नहीं, खत्म हो चुके हैं। यूएसए भी यहाँ एंट्री मार देता है, फ्रांस भी एंट्री मार देता है। और जो है हिटलर अब समझ चुका है कि हम बचने वाले नहीं है। हिटलर अपनी जो गर्लफ्रेंड रहती है ईवा ब्राउन को कहता है चलो अच्छा हम लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के लिए इनमें रस्म होती है कि ये वो पिलाते हैं एक दूसरे को, वाइन पिलाते हैं। उस वाइन में पॉइजन मिलाता है, अपने गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन को देता है और अपना खुद भी पीता है। और अब इसका जो एक मतलब कि नौकर रहता है उसको कहता है कि ये ले बंदूक, अगर मैं इस जहर से भी नहीं मरा तो तू मुझे गोली मार देना, ठीक है। और उसको बंदूक दे करके अपने खुद बंदूक लेता है और जहर भी पीता है, अपने आप को बंकर में जाकर के अपने आप को गोली भी मारता है। और ये भी कहता है कि अगर मैं गोली मारने के बाद भी नहीं मरा तो भी मुझे मार देना। लेकिन जैसे अपने आप को गोली मारता है वो वहां पर मर जाता है। और जैसे ही हिटलर की मौत के बाद, हिटलर और ईवा ब्राउन की मौत होती है बंकर में, सुसाइड कहा जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखो पूरी तरीके से जर्मनी को कौन कब्जा लेगा, देखो हाँ देखो यहाँ से रसिया आ चुका था, आधा जर्मनी किसने कब्जा लिया, रसिया ने, ठीक है। आधा जर्मनी ये रसिया कब्जा लिया और आधा जर्मनी इधर से यूके, फ्रांस, यूएसए उन लोगों ने कब्जा लिया। अब इस जर्मनी के बीचों बीच एक लाइन खींची गई थी। साथ से मैंने कल ही ये वर्ड ऐड कर दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, यहाँ पर एक बर्लिन की दीवार खींची गई, जबकि वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हाँ, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, जहां पर आधा एरिया किसने कब्जा था, रसिया ने, और आधा एरिया यूएसए, यूके, फ्रांस, इन लोगों ने कब्जा लिया था। समझ आया क्या? ये कब हुआ? ये बर्लिन वॉल जो है इसी सेकेंड 1945 के टाइम पीरियड में ही इस बर्लिन वॉर को जो है 30 अप्रैल 1945 के आसपास ये बर्लिन वॉर को खींचा गया। और ये बर्लिन वॉल जा करके देखो, पहले तो ये जो जर्मनी था इंटीग्रेट हुआ था। पहली बार इंटीग्रेशन किसने किया था? बिस्मार्क ने। अब फिर से डिसइंटीग्रेट हो गया, दो भाग में डिवाइड हो गया, है ना। यानी इसको फिर से अगर इंटीग्रेट करना है तो बर्लिन वॉल गिरानी होगी। तो ये बर्लिन वॉल को गिराया गया 1989 में। कब? जब यूएसएसआर कमजोर होने की स्थिति में आ गया था। और 1991 में जैसे ही यूएसएसआर पूरी तरीके से बिखर जाता है, ये बर्लिन वॉल भी, मतलब कि देखो बर्लिन वॉल गिर चुकी थी लेकिन यूनिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ था। तो 1991 में जाकर के जर्मनी वापस से क्या हो जाता है, रीयूनिफाइड हो जाता है। तो जर्मनी एक ऐसा देश है जिसका यूनिफिकेशन दो बार हुआ है। एक किसने करवाया था? बिस्मार्क ने, और दूसरा वहां की जनता ने 1991 में। बर्लिन वॉल को कब गिराया गया? 1989 में। इतना पिक्चर क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। जब ये पिक्चर क्लियर हो गया, जर्मनी का सारा बता दिया, अब यहाँ वापस से जापान वाला देख लेते हैं। जापान पर भी जो है हमने देख लिया, बम गिराया गया, जापान के हिरोहितो ने सरेंडर कर लिया। 15 अगस्त 1945 का टाइम पीरियड दिया गया था कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो तीसरा बम गिराया जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त को ही जापान ने सरेंडर कर दिया और एक बैठक हुई, वहां पर साइन वाइन होता है। जापान कहता है कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई साथ दे तो मैं अपनी आर्मी नहीं बनाऊंगा। तो यूएसए ने कहा ठीक है, जो है हम तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यूएसए की जो नेवी होती है, आर्मी होती है, यहाँ पर डिप्लॉय रहती है
और जापान का सुरक्षा करती है। इसी पूरे के पूरे कंडीशन के साथ ये वॉर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये खत्म हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूएसए हो, ये सारे के सारे लोग मिल करके एक बड़ी वॉर को जीत चुके थे। तो बड़ी खुशी के आगे अगर कोई छोटे मोटे देश को आजादी दे दिया जाए तो वो गम की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा, है ना। जैसे अगर तुम्हारे पास तुम्हें 1 करोड़ रुपए का लॉटरी लग जाए, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए और कोई तुमसे चाकू दिखा करके 100 रुपए छीन ले, तो तुम्हें खुशी होगी 1 करोड़ की कि 100 रुपए जाने का, 1 करोड़ का। वही सिचुएशन हुआ ये ब्रिटेन वालों के साथ। इन लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत मिली और 15 अगस्त 1947 को इन लोगों ने भारत को आजाद कर दिया। समझ में आया? हाँ, तो अगर ये जापान ये सरेंडर नहीं किया होता तो हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी भी नहीं मिली होती। क्लियर हुआ इतना सिनेरियो? ओके। अब देखो, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, पूरी कहानी मैंने बता दिया कैसे कैसे हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। अब यहाँ से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकाल लेते हैं। जैसे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उस टाइम पर एक यूएसए के एक प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था वुडरो विल्सन। ठीक है, वुडरो विल्सन। मैं अगर इनका फोटो नहीं, मैं ले लेता हूँ। वुडरो विल्सन, ये थे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, उसको कहा गया लीग ऑफ नेशन। ठीक है, वुडरो विल्सन ने किसका गठन किया? लीग ऑफ नेशन। तो ये थे वुडरो विल्सन। ये कब के लीडर थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, 1914 से लेकर के 1918 वाला जो टाइम पीरियड था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला। इन्होंने क्या बनाया? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। कब? 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को। इस लीग ऑफ नेशन का मोटो क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को न होने देना। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर को न होने देना। लेकिन क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, यानी ये लीग ऑफ नेशन फेल कर गई। जब लीग ऑफ नेशन बनाया गया था तो भाई कहां पर बनाया गया था? तो स्विट्जरलैंड जो था, स्विट्जरलैंड में इसका गठन किया गया और वहीं पर इसका उसके कैपिटल में जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ था? जिनेवा में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही WHO, WTO, ILO ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया गया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ठीक है, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में ये कामयाब नहीं रहे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रूमैन थे, या हम यूं कहें कि रूजवेल्ट थे। देखो ऑप्शन में अगर कभी पूछे कि UNO या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के गठन के टाइम यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था, तो अगर रूजवेल्ट दिया तो रूजवेल्ट मार देना, ट्रूमैन दिया तो ट्रूमैन मार देना, क्योंकि रूजवेल्ट की तो मृत्यु हो गई थी और वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो लास्ट फेज था उसमें कौन आया था? ये ट्रूमैन आए थे। तो ये दोनों याद रखना कि ट्रूमैन देता है या रूजवेल्ट। तो ये जो ट्रूमैन थे, इन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको कहा गया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। जो लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन, उसका हेडक्वार्टर क्या था? जिनेवा। अब यूएनओ का हेडक्वार्टर उठा करके न्यूयॉर्क लाया गया। ठीक है, न्यूयॉर्क लाया गया, न्यूयॉर्क। और इसका एम क्या रखा गया? एम क्या होगा?
कि थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। समझ में आया? थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। इतना क्लियर हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद किस ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया गया था? अरे पागल है क्या, मैं ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा हूँ। लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। कब बनाया गया लीग ऑफ नेशन को? 10 जनवरी 1920। बोलो, 4 बार बोलो। 10 जनवरी 1920, बोलो 4 बार। हाँ, 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किस युद्ध के बाद बनाया गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कब बनाया गया? 24 अक्टूबर 1945, 1945। इतना स्टोरी क्लियर पूरा? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।